नमस्कार। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों पर हमारी खास पेशकश लोकतंत्र 2017 जारी है। इस वक्त का सफरनामा शुरू करें उससे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी का 3/4 सीटों पर कब्जा। संसदीय दल की बैठक कल। अखिलेश यादव का इस्तीफा। उत्तराखंड में बीजेपी की बड़ी जीत। 57 सीटों पर विजय। कांग्रेस को 11 सीट। दोनों सीटों से हारे मुख्यमंत्री हरीश रावत। एक दशक बाद पंजाब में कांग्रेस की शानदार वापसी। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी। अकाली बीजेपी गठबंधन को भारी नुकसान। मणिपुर में बीजेपी कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर। गोवा में कांग्रेस को 17 सीट। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर की हार। और सुकमा में नक्सली हमला। सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद। 2 की हालत गंभीर। सड़क खुलवाने के दौरान नक्सली हमला। जी हां, तो नतीजों के ऐलान के साथ ही 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव का काम संपन्न हो गया। बीजेपी के लिए यह चुनाव ऐतिहासिक रहा। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला है। 3/4 से ज्यादा सीटों पर बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने कब्जा जमाया है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के लिए नतीजे बेहद खराब रहे। वहीं मायावती की पार्टी बीएसपी को करारा झटका लगा है। उत्तराखंड का रिजल्ट भी बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा। अलग राज्य बनने के बाद पहली बार उत्तराखंड में किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं। 70 में से 50 से ज्यादा सीटों पर पहली बार किसी पार्टी को जीत मिली है। मुख्यमंत्री हरीश रावत को दोनों सीटों से हार का सामना करना पड़ा। कांग्रेस के लिए पंजाब के नतीजे हालांकि उत्साहजनक रहे। 10 साल बाद राज्य में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। लोगों ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व पर भरोसा जताते हुए पार्टी को 77 सीटों पर जीत दिलाई है। पंजाब में बड़ा राजनीतिक मंसूबा पाले हुए आम आदमी पार्टी को हालांकि पंजाब से निराशा ही हाथ लगी। और इधर मणिपुर में 15 साल से शासन कर रही कांग्रेस इस बार बहुमत से दूर रह गई। राज्य में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन सरकार बनाने का रास्ता उसके लिए आसान नहीं दिखता। वहीं गोवा में बीजेपी को झटका लगा है। मुख्यमंत्री लक्ष्मीकांत पार्सेकर चुनाव हार गए। कांग्रेस गोवा में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। राज्य की जनता ने बीजेपी पर भरोसा जताया है। प्रचंड बहुमत के साथ यहां बीजेपी सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और सहयोगी दलों को 325 सीटों पर जीत मिली है, जबकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को जनता ने नकार दिया। वहीं बीएसपी के लिए चुनाव नतीजे बेहद खराब रहे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का नतीजा बीजेपी के लिए ऐतिहासिक रहा। बीजेपी और उसकी सहयोगी पार्टियां मिलकर 300 से ज्यादा सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही। बीजेपी यहां 3/4 से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की ये अब तक की सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 1991 में बीजेपी 221 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। इसके साथ ही 14 साल बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने का रास्ता साफ हो गया है। देश का विश्वास है, प्रदेश का विश्वास है, गरीब का विश्वास है, किसान का विश्वास है, या गरीबों और किसानों के नौजवानों के विश्वास की भारतीय जनता पार्टी की जीत है और मोदी जी की जीत है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुशल राष्ट्रीय नेतृत्व की जीत है। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन को तगड़ा झटका लगा है। ये गठबंधन 60 का भी आंकड़ा पार नहीं कर पाया। समाजवादी पार्टी की हार है। समाजवादी पार्टी इस हार से बहुत कुछ सीखेगी और सीख रही है, और उस सीख को अपनी नींव बनाकर समाजवादी पार्टी एक फिर बुलंदियों तक पहुंचेगी। बीएसपी के लिए चुनाव के नतीजे बेहद खराब रहे। मायावती की पार्टी 20 सीटों पर सिमट गई। अजीत सिंह की पार्टी आरएलडी को सिर्फ 1 सीट पर जीत नसीब हुई। अब एक नजर विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों पर। समाजवादी पार्टी के खराब प्रदर्शन के बीच पार्टी नेता शिवपाल यादव अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। जसवंत नगर सीट पर शिवपाल ने बीजेपी के मनीष यादव को हराया।
रामपुर से आजम खान भी अपनी सीट बचाने में कामयाब रहे। हालांकि लखनऊ कैंट सीट से मुलायम सिंह की बहू अपर्णा यादव बीजेपी की रीता बहुगुणा जोशी से हार गईं। अमेठी सीट पर बीजेपी की गरिमा सिंह ने अखिलेश सरकार में मंत्री गायत्री प्रजापति को मात दी। मथुरा सीट पर बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने कांग्रेस के प्रदीप माथुर को करीब 1 लाख वोटों से हराया। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह के बेटे पंकज सिंह ने नोएडा सीट से जीत हासिल की। अब बात वोट शेयर की। बीजेपी को करीब 40% वोट मिले, वहीं समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन को मिलाकर 28% से ज्यादा वोट मिले। इसमें समाजवादी पार्टी को करीब 22%, जबकि कांग्रेस के 6% वोट शामिल हैं। मायावती की पार्टी बीएसपी को करीब 22% वोट मिले। अपना दल, आरएलडी और निर्दलीय समेत अन्य के खाते में बाकी के 7% वोट गए। लखनऊ से कीर्ति मिश्रा और पंचानन मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी की शानदार जीत के लिए कार्यकर्ताओं को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी जनता के कल्याण के लिए काम करती रहेगी। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने जीत के लिए बीजेपी को बधाई दी है। बीएसपी ने ईवीएम पर सवाल उठाए तो समाजवादी पार्टी ने हार का विश्लेषण करने की बात कही है। दिल्ली स्थित बीजेपी मुख्यालय में रुझानों के साथ ही ढोल नगाड़ों की थाप पर कार्यकर्ता जश्न मनाने लगे। होली के साथ समर्थकों ने दिवाली भी मनाई। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह जब मुख्यालय पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी में विश्वास जताने के लिए जनता का शुक्रिया अदा किया। अमित शाह ने इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया। डिमोनेटाइजेशन, उज्ज्वला योजना, जनधन योजना, शौचालयों का निर्माण और गांव में बिजली पहुंचाना, बहुत छोटे दिखने वाले कामों ने जनता में नरेंद्र मोदी के प्रति एक गहरी आस्था का निर्माण किया है। पंजाब में जीत के साथ मणिपुर और गोवा में अच्छे प्रदर्शन से कांग्रेस कार्यकर्ता भी उत्साह में दिखे। पार्टी ने कहा कि चुनाव में हार जीत लगी रहती है। हम लोगों ने दर्जनों इलेक्शन जीते हैं, दूसरी पार्टियों ने दर्जनों इलेक्शन हारे हैं। इस दफा वो कहीं हार गए, कहीं हम हार गए, कहीं हम जीत गए, वो जीत गए। तो मेरी समझ में नहीं आता है कि इसको इतना बड़ा इशू, ये इतना फूलने की क्यों जरूरत है किसी व्यक्ति को। बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस हार के लिए ईवीएम में गड़बड़ी को जिम्मेदार ठहराया। इन दिखाए जा रहे परिणामों से ऐसा साफ तौर पर प्रतीत होता है कि वोटिंग मशीन ने बीजेपी के सिवाय किसी दूसरी पार्टी के वोट को स्वीकार ही नहीं किया है। समाजवादी पार्टी ने कहा कि वो हार की वजहों का विश्लेषण करेगी। देखिए, जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मैं था, राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, हार की समीक्षा भी मैं करूंगा। हार की समीक्षा करने के बाद ही जिम्मेदारी लूंगा ना, कोई बिना समीक्षा किए मैं क्या जिम्मेदारी ले लूं। ये चुनाव केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले के बाद हुए हैं। बीजेपी इसे नोटबंदी और मोदी सरकार के काम के पक्ष में जनादेश बता रही है। विशाल दहिया के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और इस बीच चुनाव आयोग ने ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया है। आयोग ने कहा है कि उत्तर प्रदेश चुनाव में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और मायावती के आरोपों में दम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, पंजाब की बात करते हैं। पंजाब में कांग्रेस को 2/3 बहुमत मिल गया है। 117 सदस्यीय विधानसभा सीट में कांग्रेस को 77 सीटें हासिल हुई हैं। आम आदमी पार्टी को 20 सीट और शिरोमणि अकाली दल को 17, जबकि बीजेपी को 3 सीटें ही मिल पाई। पंजाब में एक दशक बाद कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर का पूरा फायदा कांग्रेस के पक्ष में गया। पार्टी ने 117 सदस्यीय विधानसभा में 2/3 बहुमत हासिल कर लिया है। राज्य में पहली बार चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन तीसरे नंबर पर पहुंच गया। कांग्रेस ने माझा, दोआब, मालवा समेत सभी इलाकों में शानदार प्रदर्शन किया है। वोट शेयर की बात करें तो कांग्रेस को 38% से ज्यादा वोट मिले हैं। शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी गठबंधन भले ही ज्यादा सीटें जीतने में कामयाब न हो सका हो, लेकिन अकाली दल को 25% से ज्यादा और बीजेपी को करीब 5% वोट मिले हैं। आम आदमी पार्टी को 23% से ज्यादा वोट हासिल हुए हैं। दिग्गज नेताओं की जीत हार की बात करें तो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पटियाला सीट से जीत हासिल की है। हालांकि उन्हें लांबी सीट से मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से हार का सामना करना पड़ा। जलालाबाद सीट उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल ने जीती है।
उन्होंने आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार और सांसद भगवंत मान को हराया। कांग्रेस के उम्मीदवार नवजोत सिंह सिद्धू ने अमृतसर पूर्व सीट से जीत हासिल की। कांग्रेस के मनप्रीत सिंह बादल भटिंडा शहर से विजयी हुए हैं। मजीठा सीट से अकाली दल के बिक्रम सिंह मजीठिया ने जीत हासिल की है। बैंस बंधुओं की लोक इंसाफ पार्टी ने आतमनगर और लुधियाना दक्षिण सीट जीत ली है। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस उम्मीदवार राजेंद्र कौल भट्टल लेहरा सीट से हार गईं। अबोहर से कांग्रेस के सुनील जाखड़ हार गए हैं। अनु दीवान के साथ श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। और कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कांग्रेस की जीत को पंजाब के लोगों की जीत बताया है और चुनावी वादों पर अमल करने का भरोसा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी जीत के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह को बधाई दी है। मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल ने हार स्वीकार करते हुए कल राज्यपाल को इस्तीफा सौंपने की बात कही है। Our core issues has already been put in our manifesto. 9 नुक्ते जो हम लगाए हुए हैं वो साढ़े ने असी पहली कैबिनेट मीटिंग we are going to be passing over our issues which are from our manifesto which I don't have a monetary bearing. Monetary bearing वाले बात करेंगे, good governance वाले हमने एकदम और ऐसे अहंकारी लोगों को फर्श दिखाता है। ये वही हुआ है और पंजाब का सम्मान बहाल हो, ये उसी की लड़ाई है और उस लड़ाई के लिए आज से ही तत्पर होके हमें एक एजेंडा, एक पॉलिसी से पंजाब को उभारना होगा। हमें तो आप 4 सीटें ही देते थे, चलो उससे तो कुछ थोड़ा बढ़ेगी। तो एक कमेटी बनाएंगे, मैं प्रधान साहब को कहूंगा वो जल्दी वो कमेटी बना दें या कोर कमेटी की मीटिंग बुला लें जिसमें सारे इलेक्शन के हर पहलू जो है उसको अच्छी तरह विचार किया जाए। देखिए, निराशाजनक है, हमारे आशाओं के अनुरूप नहीं है। हमने अपेक्षा एक बड़ी जीत की थी पंजाब में जो नहीं आई है और ये बात स्पष्ट है कि जनता अकाली गठबंधन का एक विकल्प ढूंढ रही थी और उनको वो विकल्प कांग्रेस में नजर आया और हमें नजर नहीं आया। तो हार स्वीकार है और कल के लिए तैयार है। करीब 1 दशक के बाद कांग्रेस की पंजाब की सत्ता में वापसी हुई है और इसी के साथ कैप्टन अमरिंदर के लिए भी अब चुनौती है उन वादों को पूरा करने की जो उन्होंने जनता से किए हैं। कैमरा पर्सन जुनैद और अपने सहयोगी श्याम सुंदर के साथ अनु दीवान, राज्यसभा टीवी, चंडीगढ़। और मेरे 2 सहयोगी इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, चंडीगढ़ से अनु दीवान और लखनऊ से पंचानन मिश्रा। अनु, पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा। आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस में थी और ये लग भी रहा था कि कांटे की टक्कर जरूर देगी आम आदमी पार्टी। दूसरे नंबर पर तो रही है लेकिन सत्ता से बहुत दूर। क्या ऐसी कमी रह गई? आम आदमी पार्टी कहां बाजी हार गई? बिल्कुल दीपक, जिस तरह से पूरे ही प्रचार के समय भी और प्रचार से मतलब ये रिजल्ट आने से एक रात पहले भी आम आदमी पार्टी पूरी तरह से दावा कर रही थी कि 100 से ऊपर सीटें लेकर आएगी, लेकिन हालांकि जनता ने उन्हें सिरे से ही नकार दिया कि सिर्फ 20 पे ही सिमट के रह गई। जाहिर बात है पार्टी जो है अब इस चीज का पूरा आंकलन करेगी, पूरा विश्लेषण करेगी कि कहाँ गलती हुई। कई ऐसे फैक्टर्स रहे, पार्टी ने जिस तरह से दावे किए, पार्टी दरअसल दिल्ली के दम पर पंजाब में चुनाव लड़ रही थी क्योंकि अपने प्रचार में वो हमेशा ही दिल्ली में जो उन्होंने वादे पूरे किए, जिन पे वो काम कर रही है, उनको लेकर पंजाब आती रही। लेकिन पंजाब क्योंकि दिल्ली से दूर नहीं है, पंजाब की जनता ने ये भी देखा कि अगर दिल्ली में वादे पूरे किए हैं तो उनका गवर्नेंस कैसा रहा है, कितने वादे पूरे किए, कितने नहीं किए और कितनों पे केजरीवाल जो है यू टर्न ले चुके हैं। तो ये सब चीजें जो है जाहिर बात है पार्टी को अब इनका आंकलन करने की जरूरत है। और जिस तरह से पार्टी के जो बड़े नेता धर्मवीर गांधी की बात करें, सुच्चा सिंह छोटेपुर की बात करें, जिन्होंने पूरी पंजाब में ये पार्टी का संगठन खड़ा किया था, उनको पार्टी ने किस तरह से बाहर किया, बाहर का रास्ता दिखाया, वो सब फैक्टर्स भी हैं जो शायद पार्टी के लिए जो ऑपोजिट में साबित हुए और पार्टी को इतनी बुरी हार का सामना करना पड़ा। पंचानन, मैं आपके पास आऊंगा। पंचानन, ऐसी क्या वजहें दिखती हैं
कि यूपी की जनता को अखिलेश और कांग्रेस का साथ पसंद नहीं आया। दीपक, देखिए, मुझे तो शुरू से कह रहा हूं कि ये जो चुनाव है कम से कम राजनीतिक विज्ञान के लोगों के लिए एक शोध का विषय जरूर हो सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश को जाति के आधार पर चुनाव के उस पर देखा जाता है, लेकिन अगर इस चुनाव का विश्लेषण करेंगे तो जातिगत आधार उतना नहीं रहा इस बार, क्योंकि इस बार जो वोट है वो कहीं ना कहीं यहाँ विकास के लिए गया है तो वहाँ ध्रुवीकरण के लिए भी गया है। और ये जो सीटें हैं, ये संख्या, इसको बता पाना मेरे ख्याल से खुद बीजेपी के लोग इतना प्रेडिक्ट नहीं कर रहे थे। उनका 250 से ऊपर का कोई आंकड़ा नहीं था, और ये करीब 320 को पार करने का आंकड़ा वो उनको खुद समझ नहीं आ रहा। पंचानन, इस वक्त जो सबसे बड़ा सवाल है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को लेकर भी है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री पद का अब कौन चेहरा होगा। क्या इस पर कोई स्थिति साफ हो पा रही है या कोई बड़े चेहरे सामने हैं? देखिए, पिछला जो उदाहरण रहे हमारे सामने, चाहे हरियाणा का हो चाहे झारखंड का हो, वहां पर कभी भी बीजेपी ने घोषित नहीं किया था पहले भी। और इस बार एक बड़ी चीज ये भी है कि चेहरा अगर घोषित नहीं किया तो उसका फायदा कहीं ना कहीं मोदी के रूप में पार्टी को मिला है। अब बारी आती है मुख्यमंत्री के चेहरे के पे, तो वो उसकी बैठक कल संसदीय बोर्ड की होनी है दिल्ली में, उसमें ही फाइनल होगा। लेकिन एक जो बड़ी बात सामने आ रही है कि जो चर्चित चेहरे दिख रहे हैं, मेरे ख्याल से शायद वो इस रेस में शामिल ना हो, चाहे वो मनोज सिन्हा हो, चाहे वो केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे वो दिनेश शर्मा हो या मेयर हो सकता है कि कोई आरएसएस की तरफ से कोई ऐसा चेहरा हो जो इतने बड़े मैंडेट जो मिला है बीजेपी को, नरेंद्र मोदी, उसको डिलीवर करने के लिए कोई ऐसा चेहरा ढूंढ के लाएं। इसके अलावा जो अगले 2 साल में जो लोकसभा चुनाव आने वाले हैं उसके लिए यूपी को तैयार कर सके, तो शायद एक डिफरेंट चेहरा आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, निश्चित तौर पर इस संकेत जरूर है कि जो विधायक है, जो जीता हुआ है, चेहरा वही हो सकता है। इसके संकेत यहां पर मिल रहे हैं। एक नया नाम सिद्धार्थनाथ सिंह का भी हमने सुना है, लेकिन देखते हैं कि आगे बीजेपी क्या डिसाइड करती है, क्योंकि बीजेपी की स्ट्रेटजी उस तरह की नहीं होती, संसदीय बोर्ड में ही ये डिसाइड। चलिए इंतजार करते हैं कल तक का। पंचानन, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और अनु दीवान दोनों का। उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस बारी बारी से सत्ता पर काबिज होते रहे हैं, लेकिन इस बार बीजेपी ने अप्रत्याशित तौर पर 70 में से 57 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है। मुख्यमंत्री हरीश रावत दोनों सीटों से चुनाव हार गए, उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव न सिर्फ बीजेपी के लिए बल्कि समूचे प्रदेश के लिए ऐतिहासिक रहा। राज्य गठन के बाद पहली बार किसी पार्टी को इतनी ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी यहां 3/4 से भी ज्यादा सीटें हासिल करने में कामयाब रही। इससे पहले 2002 में कांग्रेस ने बहुमत के लिए पर्याप्त ठीक 36 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीजेपी इस जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दे रही है। मोदी जी ने 2.5 साल में जिस तरीके से काम किए, उस सरकार पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, केंद्र की सरकार पर। उनके नेतृत्व में आमूलचूल परिवर्तन, भारत ने जो विश्व स्तर पर अपनी साख बनाई है और जो गरीब के चूल्हे तक प्रधानमंत्री की नजर गई है, ऐसा गरीबों का मसीह के रूप में जिस तरीके से आम आदमी ने उनको स्वीकार किया है, उसका परिणाम है कि लोग चाहते हैं उनके अनुरूप राज्यों में भी सरकार बने, ताकि और ताकतवर तरीके से राज्यों का भी विकास हो सके। इस बार के चुनाव कुछ खास बातों के लिए भी याद किए जाएंगे, जैसे मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा और हरिद्वार ग्रामीण दोनों सीटें हार गए। दोनों पार्टियों के प्रदेश अध्यक्ष, सहसपुर से कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय और रानीखेत से बीजेपी अध्यक्ष अजय भट्ट चुनाव हार गए। कांग्रेस से बीजेपी में आए सभी बागी विधायक और नेता चुनाव जीत गए। निश्चित रूप से हर स्थिति में हम लोग आत्मचिंतन करते हैं, आत्ममंथन करते हैं, विश्लेषण करते हैं। देखो, कांग्रेस पार्टी एक फिनिक्स की तरफ है। लोगों ने उसको मिटाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वो फिर पुनर्जीवित होती है। और उसका जो देश को बनाने का और सेवा का इतिहास है, इनिशियल हिकअप्स के बाद निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी पुनः अपना जो उसका गौरव रहा है उसको प्राप्त होगी, ये मेरा विश्वास। अब एक नजर विधानसभा चुनाव के अंतिम नतीजों पर। वहीं बात अगर वोट शेयर की जाए तो बीजेपी को 46.5% वोट मिले। वहीं ज्यादातर सीटें हारने के बावजूद कांग्रेस को 33.5% वोट हासिल हुए। निर्दलीय उम्मीदवार 10% वोट पाने में कामयाब रहे, जबकि बीएसपी 7% वोट ले जाने में कामयाब रही। यूकेडी, समाजवादी पार्टी और नोटा वोटों का करीब 2% पड़े। नतीजे आने के बाद हार स्वीकार करते हुए हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल के पॉल ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। फिलहाल हरीश रावत नए मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करेंगे। देहरादून से नवविक्रम सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी।
नवविक्रम सिंह हमारे संवाददाता देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवविक्रम, मेरी बहुत सारे बीजेपी नेताओं से बात भी होती रही है, उन्होंने भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था 57 सीटें ले आएंगे खासकर उत्तराखंड में, लेकिन चुनाव तो दरअसल अब शुरू हो रहा है बीजेपी के लिए। तमाम मुख्यमंत्री पद के दावेदार पहले से पार्टी में मौजूद हैं, फिर जो कांग्रेस से आए हैं वो अलग हैं, तो ऐसे में अब मुख्यमंत्री पद का चेहरा कौन होगा? कुछ सुगबुगाहट, कोई नाम सामने आ रहे हैं देहरादून से? जी दीपिक, आपने बहुत अहम सवाल किया है। जो मुख्यमंत्री, असल में बीजेपी के अंदर जो पशोपेश की स्थिति है वो अब शुरू हुई है चुनाव के नतीजे आने के बाद। हालांकि कुछ नाम सामने आए हैं, त्रिवेंद्र सिंह रावत है, सतपाल महाराज है, इनका नाम जोर शोर से चल रहा है। इसके अलावा बीजेपी में आप जानते हैं कि कई पूर्व मुख्यमंत्री भी इस समय हैं। और मैं आपको सबसे अहम बात बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ सियासी हलकों में और खबरों में ये बात रही है कि विजय बहुगुणा जब बीजेपी में आए थे तो उनका एक हिडन एग्रीमेंट एक तरह से हुआ था कि अगर हम सारी सीटें जीतते हैं, जितनी की सीटों की उन्होंने मांग की थी, तो विजय बहुगुणा का चेहरा हुआ। ऐसे में जो राजनीतिक यहाँ बीजेपी में ये बड़ी पशोपेश की स्थिति होगी। हालांकि जो तस्वीर है वो पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक के बाद ही साफ हो पाएगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि बीजेपी का चेहरा कौन होगा। अजय सतपाल महाराज के अलावा त्रिवेंद्र सिंह रावत एक बड़ा चेहरा माना जा रहा है, जो कि हमारी बीजेपी के आला नेताओं से बात हुई, जिनकी हालांकि जैसा पार्टी कह रही है कि संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद ही कोई फैसला होगा, तो हमें तब तक का इंतजार करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया नवविक्रम आपका। मणिपुर चलते हैं। मणिपुर में किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। सत्ताधारी कांग्रेस 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी जरूर बनी है, लेकिन बीजेपी ने भी यहां ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए पहली बार 22 सीटें जीत ली हैं। राज्य में किसी भी पार्टी को सरकार बनाने के लिए नगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी का समर्थन लेना जरूरी होगा। इन दोनों पार्टियों ने 4-4 सीटें जीती हैं। एक सीट टीएमसी, एलजेपी और निर्दलीय को मिली है, जबकि एक सीट का नतीजा अभी घोषित होना बाकी है। तो मणिपुर में किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। कांग्रेस भले ही 26 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी हो, लेकिन सत्ता से अभी वो दूर दिख रही है। अब नगा पीपल्स फ्रंट और जो बाकी दल हैं वहां पर वो किस तरह का रुख अपनाते हैं सियासी दलों को लेकर, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। बीजेपी ने अंदर खाने तैयारियां शुरू कर दी हैं पार्टियों से बात करने की, तो कांग्रेस भी लगातार दूसरे दलों के संपर्क में है। इस वक्त अखिलेश सुमन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अखिलेश, क्या लग रहा है, नगा पीपल्स फ्रंट पर एक तरह से सारा का सारा अब दारोमदार है, एक तरह से निगाहें टिक गई हैं, लेकिन क्या लग रहा है किसकी सरकार बनेगी आखिरकार? देखिए, जो स्थितियां हैं, करीब 1 बजे ही बीजेपी ने लड्डू बांटना यहाँ शुरू कर दिया था दीपक। अच्छा। तो हम लोगों को थोड़ा आश्चर्य भी हो रहा था कि बीजेपी को इस बात के अभी तक गारंटी नहीं है कि उनको बहुमत आएगी, लेकिन इसके बावजूद वो लड्डू बांटना शुरू कर दिए हैं। तो हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि देखिए, हमको जितनी सीटें हैं लेकिन सरकार हमारी बनेगी, क्योंकि एनसीपी और एनपीएफ हमें समर्थन करेगी। इसके अलावा एलजेपी है, एलजेपी का एक सीट है, एलजेपी उनको समर्थन करेगा, और एक इंडिपेंडेंट का भी समर्थन, उनका दावा है कि हमें मिल जाएगा। तो अगर उसे कुल मिलाए तो 31 सीटें बीजेपी के पास हो जाती है इस अलायंस के द्वारा। तो यह जो पोस्ट पोल अलायंस होगा, पोस्ट पोल अलायंस में बीजेपी के पास 31 सीटें हो रही हैं और कांग्रेस के पास 28 है अगर, और एक अगर तृणमूल कांग्रेस का मिले तो 28 और 1 29 होगा कांग्रेस के पास। तो जादुई आंकड़ा 31 का बनता है, जो बीजेपी को लग रहा है कि उसके पास जादुई आंकड़ा 31 का आ जाएगा, और कांग्रेस के पास तृणमूल कांग्रेस के अलावा और कोई समर्थन नहीं मिल पाएगा। और उनको, बीजेपी को इस बात का विश्वास है कि केंद्र में चूंकि उनकी सरकार है, तो हो सकता है सारे लोग जो हैं, जो छोटे दल हैं, जो भी हैं, एनटीपी और एनपीएफ उसके साथ आ जाए, तो इस तरीके से बीजेपी को लग रहा है कि सरकार उनकी बन जाएगी। और चूंकि अब राज्यपाल के हाथ में चली जाती है चीजें, तो राज्यपाल अगर चाहे तो राज्यपाल अब बुलाना है जो लार्जेस्ट पार्टी है या लार्जेस्ट अलायंस है, तो लार्जेस्ट पार्टी के रूप में कांग्रेस है, लार्जेस्ट अलायंस के रूप में बीजेपी है। तो यह राज्यपाल के
पर ऊपर दारोमदार आ गया है कि राज्यपाल किस तरह के विवेक का इस्तेमाल करती हैं और इसमें संवैधानिक रूप से भी उनको सलाह लेनी पड़ेगी कि ऐसी स्थिति जी। और उससे पहले हमें मेगा पीपल्स फ्रंट और नेशनल पीपल्स पार्टी, इन दोनों के साथ जो तमाम निर्दलीय दूसरे दल हैं, उनका रुख भी जो स्पष्ट तौर पर सामने आएगा, तब देखना दिलचस्प होगा कि किसकी सरकार मणिपुर में बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया अखिलेश इस तमाम जानकारी के लिए। इसी के साथ गोवा चलते हैं। गोवा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। दिलचस्प मुकाबले में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर नजर आ रही थी, लेकिन धीरे धीरे कांग्रेस ने बढ़त बना ली, लेकिन सरकार बनाने के आंकड़े से वो अब भी दूर है। और चुनाव नतीजों के खबरों से इतर एक बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से आज सुनने को मिली। छत्तीसगढ़ के सुकमा में आज नक्सलियों ने सीआरपीएफ के 12 जवानों की जान ले ली। 2 जवानों की हालत गंभीर बनी हुई है। नक्सलियों ने सीआरपीएफ के गश्ती दल को निशाना बनाया। हमला जिले के कोटाचेरू गांव के पास जंगलों में हुआ। नक्सलियों ने जवानों पर पहले ताबड़तोड़ फायरिंग की और आईईडी ब्लास्ट किया। सीआरपीएफ की 219वीं बटालियन के 112 जवान सड़क खुलवाने के काम पर जुटे हुए थे। इसी जगह पर पहले भी माओवादी बड़े हमलों को अंजाम दे चुके हैं। नक्सलियों ने जवानों के हथियार भी लूट लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गृहमंत्री राजनाथ सिंह से बात कर हमले की जानकारी ली है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।